हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एक बैच स्टार्ट किया गया था और इसकी क्लास हमारी लगातार कंटिन्यू चल रही हैं। और ये हिस्ट्री की 7th क्लास है। 6 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं ऑलरेडी। इस हिस्ट्री की 7th क्लास है, प्राचीन भारतीय इतिहास की, ठीक है, 7वीं क्लास है ये। इससे पहले हम 6 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है जो कल हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता। और आज इसमें जो हम करेंगे वो इसके प्रमुख विस्तार और प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख विस्तार कहाँ तक था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विस्तार कहाँ तक था और इसके प्रमुख स्थल कहाँ तक थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए आज जो बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को लेकर के बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। ठीक है, तो विस्तार देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने, ठीक है, बात करी थी इसके काल को लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर के, इसके नाम को लेकर के कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या क्या था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पिछली क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। आज विस्तार को लेकर के बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को थोड़ा सा विस्तार से हट करके थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में ही बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में देखिए, ये अगर हम विश्व की देखिए 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं। ठीक है, प्राचीन सभ्यता में तो 4 प्राचीन सभ्यताएं विश्व की, कितनी है? 4। अब 4 प्राचीन कौन सी थी? देखिए, एक तो है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता जिसे हम नील नदी का वरदान भी कहते हैं। दूसरा है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तीसरी है हमारी चीन की सभ्यता जिसे हम हुआंगहो नदी की सभ्यता भी कहते हैं, चीन की सभ्यता। ठीक है, और चौथी हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम कर रहे हैं इस टाइम वर्तमान में, सिंधु घाटी सभ्यता। ये चौथा स्वरूप है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, चौथा, ठीक है, चौथी है ये सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से चौथी जो सभ्यता है वो समझे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 4 प्राचीन सभ्यताओं में से 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। अगर हम मिस्र की सभ्यता से देखें तो मिस्र की सभ्यता से इसका विस्तार 20 गुना बड़ा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना, और जबकि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, यानी मिस्र और मेसोपोटामिया को दोनों को मिला दिया जाए, तो इनसे इसका विस्तार कितना हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का? 12 गुना बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में? यानी दूसरी और तीसरी। ठीक है, दूसरी व तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, शताब्दी, ठीक है, BC में। ठीक है, शताब्दी BC में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाती थी। ठीक है, तो इसका विस्तार देखिए क्वेश्चन बन भी सकता है, ये भी आ सकता है कि मिस्र की सभ्यता से कितना गुना बड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, यानी विस्तार कितना बड़ा है। तो आप याद रखना 20 गुना बड़ा है। और जबकि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन दोनों को मिला करके जब इन दोनों का जितना क्षेत्रफल बैठता है उसका भी 12 गुना सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। अब देखते हैं थोड़ा नक्शे पे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है और मिस्र की सभ्यता। देखिए, ये मान लीजिए ये भारत है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पे है आपके किसकी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। इसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको चीन की सभ्यता मिलेगी, लेकिन इसको थोड़ा सा आप इधर को आइए थोड़ा सा, ठीक है, मेसोपोटामिया, ईरान वाले क्षेत्र में, यहाँ मिलेगी आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, किसकी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए मैं यूज कर लेता हूँ दूसरा। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसके थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे जिस थोड़ा सा, तो यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। किसकी? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। तो ये इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए, मिस्र की सभ्यता आपके वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में, मिस्र एक देश है, वहीं पर ही नील नदी का वरदान भी कैसे कहते हैं इसे, तो ये मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है,
ये तो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और किस देश से कितना किस सभ्यता से कितना बड़ा है। अब थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, कि प्रारंभी में इसका क्षेत्रफल कितना, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है, और प्रारंभ में इसका क्षेत्रफल कितना था, और अब वर्तमान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रफल, वर्तमान क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, और आपके प्रारंभिक स्थल, ठीक है, वर्तमान स्थल, ठीक है। यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, वर्तमान क्षेत्रफल कितना था, और प्रारंभिक स्थल कितने थे, वर्तमान स्थल कितने थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। आकार, विस्तार और किन देशों तक इसका फैलाव है, यानी किस देशों तक विस्तार, ठीक है। विस्तार की बात करें तो किन किन देशों में है, ठीक है, किन देशों में इसका विस्तार है। तो देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल की बात करें तो प्रारंभिक क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारंभिक क्षेत्रफल माना जाता है वो माना जाता है कितना, ये था 12 लाख, ठीक है, 99,600, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका आकार था प्रारंभ में, ठीक है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका आकार था प्रारंभिक क्षेत्रफल था इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। वहीं अगर वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें तो इसका लगभग 20 लाख, कितना, 20 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रारंभिक स्थलों की बात करें तो देखिए प्रारंभिक स्थल जो खोजे गए थे इसके 40 स्थल खोजे गए थे, 40 स्थल, मात्र 40 स्थल खोजे गए थे। और ये कब तक स्थल खोजे गए थे, देखिए हम बात करें, मैं थोड़ा डेट लिख देता हूँ, 1947 में, ठीक है। 1947 क्यों महत्वपूर्ण तिथि है, 1947 की बात करें तो 1947 की तिथि क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए सभी जानते हैं इस समय बहुत देखिए ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान यानी दो अलग राष्ट्र बने थे, ठीक है। भारत का विभाजन हो गया था दो राष्ट्रों में, एक पाकिस्तान बन गया था, एक भारत बन गया था, ठीक है। भारत तो पहले से ही था, पाकिस्तान बन गया था, भारत पहले से ही था, ठीक है। तो 1947 से पहले इसमें मात्र 40 स्थल इसके खोजे गए थे। मैंने बताया था कि देखिए इस बात करें तो क्योंकि 1921 आप सभी जानते हैं 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खोज, ठीक है, हुई थी किसके द्वारा, जो की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ठीक है। यहाँ क्या बना इसे मत लेना, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल की 1921 में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी इसके स्थल की। लेकिन देखिए क्या ये स्थल की खोज 1921 में की गई थी, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पहले से ही खोज कर ली जाती हैं उनकी, ठीक है, पहले से ही खोज की जाती हैं, पहले से खुदाई शुरू हो जाती है, लेकिन बाद में जब वो स्थल प्रकाश में आता है तब उसकी मानी जाती है, ठीक है। अभी तिथि आप देखोगे कि कोई सी तिथि कहीं पर, कोई सी तिथि कहीं पर आती है इसकी। तो देखिए 1921 में ये स्थल आता है, इसका पहला राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा पहला स्थल खोजा जाता है, जिसे कहते हैं हम हड़प्पा, ठीक है। तो 1921 से इसकी खुदाई शुरू होती है, 1947 तक इसके मात्र 40 स्थल ही खोजे गए थे, ठीक है। बाद में जाकर के वर्तमान स्थलों की बात करें तो वर्तमान में इसके स्थल है 1400, कितने हैं, 1400 स्थल इसके वर्तमान में स्थलों की जो संख्या पाई गई है वो 1400 स्थल इसके पाए गए हैं। विस्तार की बात करें तो देखिए इनका 3 देशों में विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। अब वो 3 देश कौन कौन से थे, देखिए एक है आपका भारत, कौन सा है, भारत, ठीक है, एक भारत है सबसे ऊपर भारत, ठीक है, एक पाकिस्तान और एक है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में पाया गया है, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और, ठीक है, भारत। भारत की बात करें तो 925 स्थल इसके भारत में पाए जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के 925 स्थल, और वहीं बात करें तो 475 स्थल इसके पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और 2 स्थल इसके कहाँ पर हैं, जो 2 स्थल पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से वो कहाँ से हैं, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से पाए जाते हैं। देखिए पहले यह माना जाता था देखिए
1940 से पहले जो इसके स्थल 1947 से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए थे, उन स्थलों में जो ज़्यादातर अधिकतर स्थल पाए गए थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में पाए गए थे, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद जब इसकी खुदाई होनी शुरू हुई, ठीक है, 1947 के बाद 1950 के बाद जब इसकी खुदाई कंटिन्यू शुरू हुई, लगभग अब से लगभग 50 साल के एर फेर के आसपास जो इसके स्थलों की खुदाई होनी शुरू हुई है, तो लगभग वर्तमान में इसके 1400 स्थल खोजे गए हैं। लेकिन 1947 तक ये इसके जो स्थल पाए गए थे वो सिंधु की सहायक नदियों के आसपास पाए गए थे, जिस कारण इसे जो नाम दिया गया था वो सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। लेकिन देखा जाए तो लगभग आपके 80% कितना 80% जो स्थल पाए गए हैं, 80% स्थल इसके सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए गए हैं, ठीक। कहाँ से? जहाँ सिंधु नदी से लेकर के सिंधु, ठीक है, व सरस्वती, सिंधु व सरस्वती नदी यानी सरस्वती नदी के आसपास ज़्यादातर जो इसके क्षेत्र लगभग कम से कम 250 जो क्षेत्र पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं? सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं, जिस कारण 250 स्थल इसके सरस्वती नदी के आसपास वाले क्षेत्र में पाए गए हैं, जिस कारण इस सभ्यता को नाम देना उचित होगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। मैंने वहाँ बात भी करी थी उसमें। तो 80% इसके स्थल सरस्वती नदी के आसपास वाले क्षेत्र में पाए गए हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में हो गया आपके 80% हो गए, ठीक है। 925 स्थल इसके भारत में, जबकि 475 इसके स्थल पाकिस्तान में है। देखिए सभी स्थलों को याद करना हमारे लिए संभव नहीं है, असंभव, ठीक है। सभी स्थलों को हम याद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा इसके जो प्रमुख स्थल थे उनको कुछ नगरों की संज्ञा दी गई थी, उनको हम आगे करेंगे अभी, ठीक है। और देख लेते हैं इसके विस्तार को। देखिए अब इसका देखिए उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और पूरब से पश्चिम इसका विस्तार कितना है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना विस्तार है। देखिए उसको आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए, ठीक है। ये मैप है, ठीक है, सॉरी ये मैं वो बना रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को। चलिए ये मैंने बना दिया ये, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। ये डब्लू है, ठीक है, यानी न्यूज, ठीक है। न्यूज की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, ठीक है। न्यूज की फुल फॉर्म NEWS, न्यूज, ठीक है। देखिए न्यूज का अर्थ होता है जो चारों दिशाओं के बारे में हमें जानकारी दे, उसे न्यूज कहते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इसको हम इसको जो तीनों को चारों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो यही बनता है आपका न्यूज़, ठीक है। जो चारों दिशाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इसलिए उसका नाम रखा गया है न्यूज़, ठीक है। तो जो चारों दिशाओं के बारे में जानकारी देता है तो न्यूज़, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के हम विस्तार की बात करते हैं, तो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना। देखिए उत्तर से दक्षिण की विस्तार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? देखिए 1400 किलोमीटर, कितना है? 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है। देखिए अभी इसके जो 1958 से पहले, इसकी डेट याद रखिए, 1958 से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार माना जाता था वो 1100 किलोमीटर माना जाता था। कितना? 1100 किलोमीटर, ठीक है। यानी प्रारंभ में इसका 1100 किलोमीटर इसका स्थल था। कहाँ तक था? भगतराव वाले क्षेत्र तक था ये, क्योंकि इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता था पहले भगतराव वाला क्षेत्र माना जाता था। लेकिन 1958 में इसके एक स्थल की खोज हो जाती है जो सबसे दक्षिणतम स्थल था, जिसका नाम है महाराष्ट्र का दैमाबाद। तो महाराष्ट्र का दैमाबाद जब इसके स्थल की खोज हो गई थी 1958 में, तब इसका विस्तार बढ़कर के कितना हो गया? 1400 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम इसका विस्तार कितना है? तो पूरब से पश्चिम सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक है। पूरब से पश्चिम जो इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 1600 किलोमीटर इसका विस्तार बताया गया है, ठीक है। अब देखिए ये स्थल, देखिए आपको 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए कि पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है और उत्तरी स्थल कौन सा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए उत्तर में बात करें तो उत्तर में आपको पता है, उत्तर में सबसे उत्तरी जो छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर का मांडा, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है आपके मांडा, क्या पड़ता है? मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का मांडा। और देखिए
यहाँ की बात करें जम्मू कश्मीर के मांडा के बाद दक्षिण में आए, देखिए जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के दक्षिण में आपके पड़ता है दक्षिण में, ठीक है, यहाँ पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का दैमाबाद, क्या है, दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र का दैमाबाद, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु महाराष्ट्र का दैमाबाद पड़ता है। वहीं उत्तर पूरब की बात करें तो देखिए यहाँ पर पड़ता है आपके इसमें आलमगीरपुर, याद रखना आलमगीरपुर। कभी आप मेरठ जाइए और मेरठ में आप देख कर आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, यानी सिंधु घाटी काल का एक ऐतिहासिक स्थल है, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, ठीक है। घूम कर आइए, कभी देख कर आइए, ऐतिहासिक स्थलों पर जाना भी चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घूमने के द्वारा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, जहाँ पर हम देख कर आते हैं उसके बारे में जानकारी भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर यानी पूरब से लेकर के पश्चिम में एक यहाँ पे पड़ता है, देखिए सुतकांगेडोर, क्या पड़ता है, सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर, शायद दिख नहीं रहा साहब आपको, मैं दोबारा लिख देता हूँ, सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर। अब देखिए बात करें इसमें, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश मेरठ में तो है ही है, ठीक है, मेरठ के उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे, नदी की बात करें तो नदी है यहाँ पर, देखिए ये है हिंडन नदी, क्या है, हिंडन नदी, ठीक है। तो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है आलमगीरपुर मेरठ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी किनारे स्थित है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है आपके मांडा, याद रखना मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का मांडा, और ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और एक इस नदी के तट पर स्थित है चिनाब नदी, ठीक है, दिख रहा है ना साहब, ठीक है, चिनाब नदी। तो ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, उत्तर में। वहीं दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आप देखिए ये पड़ता महाराष्ट्र का दैमाबाद, और ये जो है महाराष्ट्र का दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का दैमाबाद। और देखिए महाराष्ट्र में एक नदी, महाराष्ट्र से एक नदी होकर के गुजरती है जिसे कहते हैं गोदावरी नदी, और गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पिरवरा, क्या नाम है, पिरवरा नदी। तो गोदावरी की एक सहायक नदी है पिरवरा नदी, उस नदी के तट पर ही स्थित है महाराष्ट्र का दैमाबाद, ठीक है। तो पिरवरा नदी के तट पर है, याद रखना, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये गोदावरी नदी मैं लिख देता हूँ, गोदावरी, ये गोदावरी के नाम से भी आ सकता है, गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ये, क्या है, नाम क्या है इसका, दैमाबाद। और देखिए कभी ज़्यादा डिटेल में पूछ ले तो आपको याद रखना है कि अगर ज़्यादा ही डिटेल में जाए तो इसका याद रखना है कि गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं पिरवरा नदी, मैं पिरवरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी है पिरवरा, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदी यानी गोदावरी की सहायक नदी पिरवरा के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र का दैमाबाद जो इसका दक्षिणतम बिंदु है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। वहीं सुतकांगेडोर की बात करें तो देखिए दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, दास्क नदी, ठीक है। किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, दास्क नदी, ठीक है, ये दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। और सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, कहाँ, पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक था, इसके प्रमुख स्थलों की बात करी, क्षेत्रफल की बात करी, ठीक है, वर्तमान में इसका आकार कितना है, ठीक है, प्रारंभ में इसका आकार कितना था, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान क्षेत्रफल की बात करी हमने, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है।
और कहाँ से कहाँ तक था विस्तार, और देखिए किस नदी के किनारे, किस नदी में ज़्यादातर इसके स्थल पाए गए हैं, ये भी बात करी थी हमने। जब मैंने बताया था कि 250 स्थल इसके कहाँ से खोजे गए हैं, सरस्वती नदी के आसपास वाले क्षेत्र से खोजे गए हैं। सरस्वती की नदी का जो देखिए, सरस्वती नदी को प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में इसे देखिए एक विलुप्त नदी है जो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पर ये उभर करके सामने आ जाती है। तो ये देखिए कहाँ पर है आज वर्तमान में, इसका स्वरूप कहाँ पाया जाता है, तो ये हरियाणा में इसका स्वरूप पाया जाता है, ठीक है। और किस नदी के नाम से जानी जाती है, यानी सरस्वती नदी वर्तमान में किस नदी के नाम से जानी जाती है, तो देखिए इसका याद रखना, घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नदी के नाम से जानी जाती है, घग्गर, ठीक है, घग्गर। और वर्तमान में जो इसका स्वरूप है वो हरियाणा में पाया जाता है, घग्गर नदी का स्वरूप हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, देखिए मैंने बताया अभी तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग कम से कम 1400 स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। प्रारंभ में इसके स्थलों की संख्या 1947 से पहले इसके स्थलों की संख्या मात्र 40 थी, लेकिन वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करें तो लगभग देखिए अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग भी दे रखे हैं, कहीं 1400 भी दे रखे हैं, कहीं 1500 भी दे रखे हैं, और कहीं पर देखिए इसके 3000 स्थल से भी ऊपर बता रखे हैं कहीं कहीं पर इसके। लेकिन आप याद रखिए कि जो सबसे प्रमाणिक संख्या है, जो अच्छी पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगी, वो लगभग आपके 1400 स्थल पता है इसमें, जिनमें से कुछ विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगरों, कुछ स्थलों को ही नगरों की संज्ञा दी गई थी। आइए हम उन नगरों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है। प्रमुख स्थल की बात करें, देखिए प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो एक बार देखिए एक लाइन में इनको देख लेते हैं कि जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है, तो एक बार उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आता है, आप सभी जानते हैं, हड़प्पा, ठीक है। कौन सा नाम क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तीसरा है चनहोदड़ो, ठीक है। चौथा है कालीबंगा, रोपण, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है। और पनावली, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा को तो आप सभी जानते हैं, हड़प्पा इनकी खोज कब हुई थी, तो एक बार खोज को भी देख लेते हैं, क्रम से एक बार खोज को देख लेते हैं। तो 1921, ठीक है। 1921 में किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थल की खोज, 1921 में, ठीक है। सभी को पता है आपको, राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम है इनका दयाराम साहनी, साहनी के नाम से भी जाता है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इस स्थल की खोज की गई थी, 1921 में, ठीक है। निर्देशन में किसके में, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल की खोज की गई थी, इसके स्थल की, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में। वहीं मोहनजोदड़ो 1922, ठीक है, 1922 में इस स्थल की खोज हुई थी। और बाद में देखिए वर्तमान में देखिए इनकी स्थलों की खुदाई जारी है, ठीक है। जो विद्वान, जो पुरातत्वविद पहले थे लेकिन अब नहीं है, तो इस अब देखिए नए इसमें जुड़ रहे हैं, साथ साथ वो उनके द्वारा खुदाई की जा रही है, तो उनका नाम भी आ जाता है इनमें बीच बीच में, ठीक है। क्योंकि देखिए 1922 में इस स्थल की खोज होनी शुरू हुई थी, खुदाई होनी शुरू हुई थी, 1927 में भी इसकी खुदाई हुई थी, 1934 में भी इसकी खुदाई होती है, ठीक है। वर्तमान में इन स्थलों की खुदाई अभी भी जारी है, यहाँ से चीज़ें कुछ प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो लिखी गई थी आज तक उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसको पढ़ने में हम असमर्थ रहे हैं। जिस दिन इसकी लिपि को पढ़ने में हमारे विद्वान समर्थ हो जाएंगे, उस दिन सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, ठीक है। अभी भी केवल हम उनके द्वारा केवल अभी भी जो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है हम, ठीक है। उसके बाद देखिए चनहोदड़ो
1931 भी आता है और 1934, ठीक है। 1931 और 1934 दोनों तिथियां आती हैं इसमें। देखिए 1931 ये प्रमाणिक पुस्तकों में दे रखी है, अगर आप लूसेंट में देखोगे तो 1934 दे रखा है वहाँ पे। देखिए ये क्या होता है, ये इसलिए दो दो तिथियां होती हैं कि देखिए ये जो तिथि होती हैं ये वो तिथि होती हैं जहाँ से खुदाई स्टार्ट होती है, और जो ये जो तिथियाँ दी जाती हैं अलग अलग पुस्तकों में, ये वो तिथि होती है जहाँ पर खुदाई के दौरान जो स्थल प्रकाश में आता है, उभर करके सामने आता है स्थल, तो वो तिथियाँ होती है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1931 भी दे रखी है कहीं पर, 1933 भी। जैसे आप कालीबंगा को देखोगे तो कालीबंगा 1951 में इस स्थल की खुदाई कार्य शुरू हुआ था। और ये जो देखिए सबसे पहले जो इस स्थल की खुदाई शुरू हुई थी तो वो अमलानंद घोष जी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष, ठीक है, ठीक है, अमलानंद घोष जी के द्वारा। लेकिन देखिए आप लूसेंट वगैरह बाकी पुस्तकों में देखोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा 1961 और 1961 भी आपको मिलेगा देखने को। और 1961 में लाल एवं थापर के द्वारा इस स्थल की खोज मानी जाती है कि कालीबंगा की खोज लाल एवं थापर के द्वारा की गई थी 1961 में। तो ये देखिए ये मैंने बताया ना कि कोई जो प्रमाणिक पुस्तकें होती हैं, जो अच्छी पुस्तकें होंगी, उसमें 1951 अमलानंद घोष जी के द्वारा नाम दे रखा होता है उसमें, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें रोपड़ की, तो देखिए रोपड़ भी 1953, ठीक है, 1953 से 1956, 1953 से 1956 इस स्थल की खुदाई हुई थी, शुरू हुई थी 1953 में और उभर करके सामने आया था, प्रकाश में आया था 1956 में। वहीं लोथल की बात करें तो 1955 भी आता है, 1954 भी आता है, लेकिन सबसे प्रमाणिक तिथि जो है 1955 है, ठीक है। तो 1955 AD में लोथल की खोज हुई थी। धोलावीरा की बात करें तो देखिए धोलावीरा 1967 और 68, ठीक है, 67 और 68 में इस स्थल की खोज होनी शुरू हुई थी, ठीक है। 1967-68 में देखिए वर्तमान में भी इनसे स्थलों की खुदाई जारी रहती है और यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं, ठीक है। तो आप 1967-68, ठीक है, ये मत देखना कि ये मत सोचना कि यहाँ पे तिथि कुछ और दे रखी है, वहाँ पे तिथि कुछ और है, ठीक है। तो तिथियाँ अलग अलग हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। और राखी गढ़ी की बात करें तो 1969, ठीक है, 1969 सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं बनावली की बात करें तो 1973 में, ठीक है, RS बिष्ट के द्वारा, ठीक है, रविंदर सिंह बिष्ट थे, उनके द्वारा ही इस स्थल की खोज हुई थी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो थे इसके स्थल, कौन कौन से स्थल थे। थोड़ा सा एक स्थल की और बात कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब इसके जो स्थल जो हमने अभी देखे थे, यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इन स्थलों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं और इनकी खोज किसने की थी, ठीक है, किस नदी के किनारे पर स्थित है, वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो पहला हम शुरू के चलते हैं हड़प्पा को लेकर के, किसको? हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है। खोज खोजकर्ता, ठीक है, किस देश में स्थित है, ठीक है, नदी, और प्राप्त चीज़ें, यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, यानी क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें, देश कौन सा देश है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं और किसने इसकी खोज की थी। तो देखिए बात करें खोजकर्ता की, तो देखिए इस स्थल की जो खोज हुई थी 1921 में, किसमें? 1921 में, ठीक है, 1921 AD में। और किसके निर्देशन में, ठीक है, निर्देशन भी लिख लेना। तो निर्देशन कभी पूछ लेता है निर्देशन, तो निर्देशन याद रखना, ठीक है। जॉन मार्शल थे वहाँ पे, कौन थे? जॉन मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल की खोज हुई थी, ठीक है। जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल की खोज हुई थी। खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम, ठीक है। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो स्थिति की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान पहले भारत में था, ये अब पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान प्रांत, ठीक है, पाकिस्तान देश के एक प्रांत है, प्रांत का नाम लिख लीजिए आप, प्रांत, ठीक है, प्रांत है पंजाब, ठीक है, पंजाब प्रांत में स्थित है ये, ठीक है। और कहाँ पर है ये? देखिए इसकी बात करें तो ये मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। कौन से में? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में, ठीक है, कभी ज़िला भी पूछ ले तो मोंटगोमरी ज़िला, ठीक है, मोंटगोमरी ज़िला।
तो मोंटगोमरी जिले में स्थित है। नदी की बात करें तो देखिए रावी नदी। और कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन से तट पर स्थित है रावी नदी के, तो देखिए रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। देखिए आप दाएं बाएं याद रख लीजिए, दायां क्या होता है बायां क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये नदी है, यहाँ से निकल रही है नदी और इधर को बह रही है, तो ये इसका हो गया दायां, ठीक है। और देखिए इधर से बह रही है ना, मुँह इधर से इधर को जा रही है, तो ये इसका दायां हो गया और इस वाला ये सिरा हो गया बायां, ठीक है। तो इस यहाँ से जब नदी निकल के जाती है वो, ठीक है, रावी नदी, तो देखिए इसके बाएं तट पर इधर स्थित है, कहाँ आपके हड़प्पा, ठीक है, पाकिस्तान के इसमें स्थित है। यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी। देखिए क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। अभिलेख युक्त मोहरें, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, समाधान गड्ढे में ईंट लगाने के प्रमाण, सुरमा लगाने की सलाई यहीं से प्राप्त हुई है। छः अन्नागार के 2 समूह यहीं से प्राप्त हुए हैं। कांसे का दर्पण यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और देखिए लाल पत्थर से बनी हुई निर्वस्त्र धड़ की आकृति, लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र धड़ की आकृति। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, देखिए, ठीक है। तो देखिए पीतल की इक्का गाड़ी, ठीक है। अभिलेख युक्त मोहरें, नंबर फर्स्ट है अभिलेख युक्त मोहरें। अभिलेख युक्त मोहरें, अभिलेख युक्त मोहरें, पीतल की इक्का गाड़ी, ठीक है, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ये पूछा जाता है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए समाधान गड्ढे में ईंट लगाने के प्रमाण, समाधान गड्ढे में ईंट लगाने के प्रमाण, ठीक है। लाल पत्थर से बनी हुई, लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र धड़ की आकृति, ठीक है। ठीक है, लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र धड़ की आकृति, ठीक है। 6 अन्नागार, 6 अन्नागार के समूह, यानी 2 समूह, ठीक है। यानी एक समूह में ऐसे बने हुए थे 6, और देखिए जैसे 2 ये ऐसे हैं, 1-2 लाइन ऐसे जा रही है, 6 इधर बने हुए थे, 6 इधर बने हुए थे, यानी 2-2 समूह पाए गए हैं, 6 अन्नागार के 2-2 समूह पाए गए हैं, ठीक है। कांसे का दर्पण यहीं से प्राप्त हुआ है, याद रखना कांसे का दर्पण, देखिए पूछ लिया जाता है कांसे का दर्पण, ठीक है। कांसे का दर्पण यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। R37 कब्रिस्तान, क्या R37 कब्रिस्तान, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है R37 कब्रिस्तान, ठीक है। R37 कब्रिस्तान यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें यहाँ से क्या चीज़ है, लकड़ी का ताबूत यहीं से प्राप्त हुआ है, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत, ठीक है, लकड़ी का ताबूत, ठीक है। शवों को दफनाने का प्रमाण, शवों को दफनाने के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति, फसल रखने के खलिहान यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और श्रमिक आवास, तांबा गलाने का पात्र भी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो ये थे हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, किसने इसकी खोज की थी, कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, तो सब कुछ पूरा हड़प्पा का नाम समझ लीजिए, एक पोस्टमार्टम सा हो गया पूरा तरीके से, यानी हड़प्पा के बारे में अब आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
ठीक है, हड़प्पा के स्थल से जहाँ जहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई वो सब मैंने लिख दी हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, डेली हमारी क्लास 9:30 बजे GS की क्लास होती है। ठीक है, ये वाली क्लास कंटिन्यू हमने जो यूपी पुलिस का बैच हमारा चल रहा है, यूपी पुलिस यानी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, जो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, निश्चित ही आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।